नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटीदार और आज हम करने वाले हैं नाव और धारा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बोट एंड स्ट्रीम। आज हम ये जो चैप्टर करने वाले हैं इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। हम आज इसमें बिल्कुल थ्योरी पढ़ने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि बेसिकली नाव की स्पीड क्या होती है, धारा क्या होती है, धारा की दिशा में क्या होता है, धारा के प्रतिकूल या विपरीत दिशा में कैसे चीज़ों को समझना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बिल्कुल फोकस रखिए और बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शांत जल। शांत जल का मतलब होता है स्टिल वाटर, मतलब कि जिसमें बहाव नहीं होता, मतलब ऐसा पानी जो खुद बह नहीं रहा है। मतलब शांत जल में धारा होती ही नहीं, मतलब ये पानी की स्पीड अगर जीरो है तो वो क्या कहलाता हैगा, शांत जल, है ना। अब शांत जल में नाव को हमें चप्पू से चलाना पड़ता है ना। मतलब इंजन से चलेगी या चप्पू से चलेगी तो वो नाव की एक्चुअल स्पीड होगी, क्योंकि पानी तो बह नहीं रहा है। तो पानी अगर बह नहीं रहा है तो नाव की जो स्पीड है वही ओरिजिनल स्पीड कहलाएगी नाव की, है ना। और शांत जल में जो है पानी की जो ताकत है वो तो जीरो है, पानी ठहरा हुआ है एक जगह पे। तो इस केस में शांत जल में केवल और केवल नाव की स्पीड निकाली जाती है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें धारा की, तो धारा क्या है? तो धारा जो है वो नदी का पानी है। मतलब नदी जो होती है ना, ये देखिए डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जो है वो धारा जो है वो बह रही है, मतलब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये धारा जो है वो नदी की गति है। किसकी गति है? नदी की। तो मैंने यहाँ लिखा है, मान लो पानी 3 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, तो यह पानी की अपनी स्पीड है ना। तो धारा की चाल नाव की स्पीड से अलग क्वांटिटी होती है, दोनों मिक्स नहीं, दोनों अलग अलग हैं, है ना। नाव की स्पीड अलग है और धारा की स्पीड अलग होती है ना। और ये जो धारा की स्पीड होती है वो नाव की स्पीड नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर तीसरी हम बात करते हैं, शांत जल और धारा दोनों दिए क्यों जाते हैं? क्योंकि ये दोनों जानकारी जैसा कि हम बात कर चुके हैं, नाव अलग होती है, धारा अलग होती है, दोनों इक्वल नहीं होते। नाव चलती है और पानी बहता है। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, इनको थोड़ा सा अगर क्लासीफाई कर थोड़ा सा और देखें तो क्या होता है। नाव की चाल, मान लो पानी स्थिर है, नाव की अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नाव कितनी तेजी से चल रही है। और धारा जो है वो पानी बह रहा है, तो कितनी स्पीड से बह रहा है, तो 3 किलोमीटर से। तो मतलब ये पानी की जो नदी की जो स्पीड है वही कहलाएगी धारा की चाल, और जो नाव जितना फोर्स लगा करके आगे बढ़ेगी वो कहलाएगी नाव की स्पीड। और नाव की स्पीड हमेशा जो है वो शांत जल में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। तो दोनों की अलग अलग स्पीड होती है ना। और जब नाव नदी में आती है तो धारा और नाव दोनों को कंबाइंड इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और विजुअली समझते हैं। नाव पानी में चलती है और धारा पानी को बहाती है। अब नाव कैसे चलेगी? तो नाव चलेगी चप्पू या इंजन की मदद से। और धारा, धारा तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी की वजह से जो नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो यह पानी के बहने की गति है। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन, मतलब नाव जिस दिशा में नदी बह रही है नाव उस दिशा में भी बह सकती है, और जिस दिशा में नाव पानी बह रहा उसके अपोजिट भी डायरेक्शन में भी जो है वो नाव बह सकती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है दोनों की डायरेक्शन एक जैसी या उल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जब नाव और धारा एक ही दिशा में हो तब नाव तेजी से चलेगी, और जब नाव और धारा विपरीत दिशा में हो तो नाव धीरे चलती है। ऑब्वियस सी बात है, तो अंडरस्टूड है। चलिए आगे, नाव और पानी एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर धारा के साथ हम बात कर रहे हैं तो नाव और पानी कहाँ चलेंगे? एक ही दिशा में चलेंगे। अब जब एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी, है ना। पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, इसलिए दोनों की स्पीड जुड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया है। अब यहाँ पर देखिए, धारा की चाल 3 है और नाव की चाल 10 है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये 3 था और ये 10 था, तो बोट की स्पीड 10 और धारा की स्पीड 3, तो दोनों जुड़ करके कितने हो गए?
13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से जब हम अपोजिट बात करते हैं, धारा के अपोजिट बात करते हैं, तो नाव पानी के अपोजिट चल रही है, तो अब सपोज फ्रिक्शन की वजह से जो है वो उसको अपोज करेगी, है ना, उतनी स्पीड नहीं मिलेगी जितनी साथ में बहने पे अपोजिट में सेम डायरेक्शन में मिलती। अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो विरोध करेंगी एक दूसरे का, है ना, इसलिए जो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि धारा की चाल कितनी है, 3, और नाव की चाल कितनी है, 10। तो दोनों अपोजिट जाएंगे तो ये एक दूसरे को रोकेंगी, मतलब इनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी, तो 10 में से 3 जाएगी तो इनकी स्पीड हो जाएगी 7, मतलब, है ना। तो यहाँ पे धारा के विपरीत क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अगर एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगी, और अगर अलग अलग दिशा में है तो दोनों घट जाती हैं। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, दोनों में कम है तो स्पीड घट जाएगी। और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर सेम है तो 10 + 3 13 हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में तो 10 में से 3 माइनस होगा तो ये 7 किलोमीटर आ जाएगा। ये चीज हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक और एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ा सा रिवर्स फॉर्मूला भी देखते हैं कि अगर मान लो हमें नाव की चाल दी है और धारा की भी चाल दी है ना, तो हम अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में है तो दोनों को घटा देंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दोनों की जुड़ी हुई चाल देते हैं, मतलब धारा की दिशा में चाल दी जाती है, या फिर विपरीत दिशा में, मतलब धारा की विपरीत दिशा में दोनों का माइनस की वैल्यू दी जाती है, तो अगर हमसे उल्टा पूछ ली जाए कि नाव की चाल बताइए और धारा की चाल बताइए, तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, नाव की चाल निकालने के लिए दोनों, जो धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था नाव और धारा का। तो मुझे लगता है कि इतना अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जो है ना न्यूमेरिकल आपको आसानी से बन जाएंगे। तो कल की क्लास में जो है हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तब तक ये थ्योरी को आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो बाकी बचे हुए डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट बचा होगा, लेकिन अगर कोई बचा है तो वो भी कल क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल के समय। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।